तो मैटर तो आपको पता ही है किससे मिलकर बना है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। और वो पार्टिकल्स का नाम क्या हो सकता था, एटम और मॉलिक्यूल्स। अब उन मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने उस एटम के उस स्टेट के अंदर हमने 3 स्टेट देख ली थी मैटर की, जिसमें हमारे पास था सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर उसमें हमने 2 और देखी थी, जिसको हमने बोला था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक और स्टेट थी जिसको हम बोलते थे प्लाज्मा। अब बात करें तो चेंज ऑफ स्टेट हम समझ गए कि हमें गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, इससे ऐसे अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से समझना पड़ेगा कि भाई हम कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, कि काइनेटिक थ्योरी है क्या एक्चुअली में। काइनेटिक थ्योरी कुछ नहीं है। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। और कोई चीज जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक। या फिर मैं उसको और अच्छे शब्दों में से इस्तेमाल करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन क्लास 11th फिजिक्स इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट कि कोई चीज जब मूव करती है तो उसका किस तरह से कैलकुलेशन होता है, जो आप पढ़ चुके हैं मोशन के अंदर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। अब मूवमेंट किसका होगा यहां पर, मैटर के पार्टिकल्स का। मैटर के पार्टिकल कौन कौन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल और एटम्स। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट कैसे, अगर बात करें सॉलिड की, बात करें लिक्विड की, बात करें गैस की, तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना काम आता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर। अगर कोई पूछे टेम्परेचर क्या होता है तो बोलता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, ये बताता है टेम्परेचर। और अगर कोई पूछे कि हीट क्या है, तो हीट और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप बोलोगे सर ये बहुत ज़्यादा अंतर कैसे। टेम्परेचर का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन हीट का मतलब होता है एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज टेम्परेचर, इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो बात करें आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, तो आप सबको पता है कि यहां पर हमको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हमने इसको एनर्जी दी, इसका मतलब क्या हुआ, इसको टेम्परेचर दिया। जब इसको टेम्परेचर दिया तो इसने अपनी स्टेट को चेंज करके काय में तब्दील कर लिया, सॉलिड से लिक्विड। लिक्विड को और टेम्परेचर दिया यानी गर्म किया, उबाला, तो क्या हो गया, भाप में तब्दील हो गया, स्टीम। उल्टा करने पर अगर हम देखें तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा यार, हीट को लेना पड़ेगा, हीट को उससे छीनना पड़ेगा। हीट देना पड़ेगा मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट लिया मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, है ना। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर सवाल हमारे दिमाग में आता है, व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज। तो ऐसा होता क्या है, तो होता ही है व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल टू द ऑफ द मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करता है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था पानी गर्म कैसे होता है। तो पानी का जो सबसे नीचे वाला जो मॉलिक्यूल होता है, जो सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूल होता है, वो सबसे पहले गर्म होता है, बिकॉज इट इज टच इन दी कंटेनर। कंटेनर से वो क्या है, अटैच है। फिर वो गर्म होकर कहाँ आता है, ऊपर, और जो ठंडा वाला है वो नीचे जाता है। तो ऐसे साइकिल चलती रहती है, जैसे हवा चलती है। हवा यहाँ से खींचता है फिर गिर रहता है, तो इसमें हवा का रोलिंग ऐसा होता है, तब तुमको हवा लगती है पंखे की। ऐसे ही पानी का भी क्या होता है, नेट मूवमेंट होता है। उस नेट मूवमेंट को हम काइनेटिक थ्योरी बोल रहे हैं मैटर की। तो हाउ डज दिस चेंज ऑफ द स्टेट टेक्स प्लेस। तो सबसे पहली चीज चेंज ऑफ स्टेट, सबसे पहले द फेज और द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस। मैंने अभी बताया कि जब टेम्परेचर चेंज होगा, क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तभी स्टेट चेंज होगा। ईच एडिशन ऑफ एनर्जी क्रिएट्स अ चेंज इन स्टेट। एनर्जी का एडिशन होना मतलब एनर्जी देना, मतलब हीट करना, तो स्टेट होगा चेंज, या एनर्जी लेना माइनस या प्लस। तो सॉलिड में एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। लिक्विड में एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा, गैस। अब यहां पर माइनस कर दो, एज टेम्परेचर राइजेस मैटर मूव टूवर्ड्स एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट मतलब फ्लूइडिटी की तरफ मूव करने लगता है, जो मूव करने शुरू कर देता है, ठीक है। द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज गवर्न बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। उसमें बताया था कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, देयर इज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं उस स्पेस के अंतर्गत।
अब टेम्परेचर के साथ ये स्पेस जो होता है या इनका जो मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं। मैंने 4 बूंदा वाला नील वाला वो एग्जाम्पल आपको दिया था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, दैट इज एनर्जी ऑफ मोशन। मोशन करते रहते हैं इन कंटिन्यूअस। तो देखो, जैसे आपने हीट किया पानी, अब ये जो आपने लिया वो सॉलिड स्टेट में, फिर धीरे धीरे इसको सॉलिड के स्टेट धीरे धीरे मूव करेंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, देन द टेम्परेचर राइजेस और ये मूव करना शुरू कर देंगे। देन इट टर्न्स इनटू लिक्विड एंड पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, देन द फोर्स विल बी लेस। और जैसे ही थोड़ा सा और टेम्परेचर दिया, ये भाप में तब्दील हुआ। एज द टेम्परेचर इंक्रीज मोर इट टर्न इनटू द स्टीम एंड पार्टिकल मूव्स मोर अपार्ट, और दूर हो जाते हैं। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स जो था वो कम हो गया। ठीक है, क्लियर? इसी को हम काइनेटिक थ्योरी बोलते हैं। और अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर की। अब आप बोलोगे सर टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है? तो भाई साहब, टेम्परेचर का मेन रोल होता है चेंज इन स्टेट के अंदर। तो टेम्परेचर को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बुखार आता है 104 डिग्री, वो डिग्री सेल्सियस का कभी बुखार नहीं होता, वो दूसरा स्केल है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स इन द टेम्परेचर एज वेल। तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा जो आपको थोड़ा बहुत पता भी है। सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज नथिंग बट दी मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मैंने अभी बताया आपको इसके पहले भी कि टेम्परेचर इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कौन कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये कौन बताएगा? टेम्परेचर। ठीक है, अब अलग अलग जगह हम टेम्परेचर के 3 मेन स्केल देखते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो ये इनके नाम पे पड़ा था, एंड्रेस सेल्सियस, केल्विन लॉर्ड विलियम थॉमस केल्विन के नाम पे पड़ा था, फ़ारेनहाइट गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट के नाम पे पड़ा था। इनने ये इंट्रोड्यूस करा था और इनके बीच का रिलेशन इनने ढूंढा था। इसलिए जैसे डिग्री सेल्सियस और क्या बोलते हैं केल्विन के बीच में 273 डिग्री का डिफरेंस है न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो अभी समझ में आ जाएगा आपको, चेंज करेंगे जब। केल्विन स्केल, टेम्परेचर एट विच गैस इज कूल्ड टू ऑब्टेन जीरो वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? बताता हूं, चिंता मत करो। जैसे एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में होगा, सच अ वॉल्यूम एंड बिलो आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब किसी भी चीज का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीरो वॉल्यूम, मतलब वो चीज हमारे यहां मौजूद ही नहीं है। तो कोई चीज अगर मौजूद है तो उसका केल्विन में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ये बहुत ठंडा हो जाता है उस समय। ठीक है, हैंस ऑल टेम्परेचर आर पॉजिटिव। तो हम सारे टेम्परेचर को पहले तो पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है ना। केल्विन टू सेल्सियस मैं बता चुका हूं, 273 ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अगर मैं कहूं कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका केल्विन में टेम्परेचर कितना है? 273, है ना। और अगर 273 से और कम हो जाता है, 0 पहुंच जाता है, तो वो इतना ठंडा है जिसकी कोई नहीं, मतलब डिग्री सेल्सियस में माइनस में है ना। न्यूमेरिकल सबसे पहला मैंने क्या बताया? केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो सेल्सियस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? केल्विन में से 273 माइनस कर दो। तो बस यहीं पर कन्वर्ट द टेम्परेचर इन 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? केल्विन से सेल्सियस में तब्दील करना पड़ेगा। तो सॉरी, सेल्सियस से केल्विन में करना पड़ेगा। तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा? 273 इसमें ऐड कर दो, काय में चेंज हो जाएगा? केल्विन में। तो देखो, केल्विन टेम्परेचर स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273 न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 25 में कितना? 273 ऐड कर दो तो केल्विन में आ जाएगा। तो 10 अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 298 केल्विन स्केल। ऐसे ही और भी 2-3 न्यूमेरिकल हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस। तो मैंने क्या कहा था? 273 से माइनस कर दो। तो जब माइनस कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। 27 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो 300 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने से क्या हो सकता है, तो वहां सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और फिर मेल्टिंग और वेपराइजेशन हम पढ़ेंगे। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो यहां पर 3 चीजें होती हैं हमारे पास। हम अभी 2 अलग उनकी बात नहीं कर रहे, किनकी? जो हमारे पास प्लाज्मा और क्या बोलते हैं, हमारे पास बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस। तो बताओ, अगर कोई चीज को सॉलिड से लिक्विड जाना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इस चीज को हम बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, इसका क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। अब लिक्विड से गैस में जाना तो क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, इवापोरेशन बोलते हैं। और गैस से सॉलिड आ जाए तो सब्लिमेशन,
पक्का नहीं बेटा, सॉलिड से गैस आता है तब सब्लिमेशन आता है, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जब वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, नहीं तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अब ये पॉसिबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, देखें पॉसिबल है। अरे गैस को लिक्विड में तब्दील करते हैं तब कंडेंसेशन होता है, इसका उल्टा है ना। चलो देखते हैं। तो मेल्टिंग इसका मतलब यहां पर फ्यूजन होगा, यहां बॉइलिंग यानी इवोपरेशन होगा, और यहां सब्लिमेशन होगा। ये मैंने बताया ना कि डायरेक्ट सॉलिड से कहां में जाएगा, तो सब्लिमेशन गैस में। फिर ये कंडेंसेशन होगा और यहां पर होगा फ्रीजिंग, जब आप बर्फ को जमाते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है क्या? इसको भी सब्लिमेशन ही कहते हैं फिर। हाँ ये भी सब्लिमेशन है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो क्या क्या इफेक्ट आ सकता है वो देखेंगे। तो द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। पानी को बर्फ में जमाने के बाद टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा, मेल्ट होती है आइस, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एट अ स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है उसको मत समझो, बस इतना समझ लो कि ये जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट चादर है किसकी, एयर की, ये हम पे प्रेशर करती है, प्रेशर लगाती है। प्रेशर गेज से उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज मेजर्ड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम और मॉलिक्यूल। वो कितने तेज से अपने एक दूसरे को जकड़े हुए हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, इसलिए। आइस टू वाटर, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, है ना, ठीक है ना। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1535 डिग्री पर ये मेल्ट होना शुरू होता है आइस। यानी रूम टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस, उस पर क्या होगा, ये सॉलिड होगा, आइस लिक्विड होगा। ये आयरन है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, है ना। आयरन बहुत देर में पिघलता है, उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है पिघलने में, सॉलिड स्टेट रहती है उसकी जब हम रूम टेम्परेचर की बात करें। लिक्विड टू गैस, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। उसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं, जब हम सॉलिड से गैस आता है और गैस से सॉलिड जाते हैं, सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन का कोई एग्जांपल याद है? जो बाथरूम में नेपथलीन बॉल होती है ना, और जो कार के अंदर हम वो रखते हैं सेंट की, ऑर्डोनिल वगैरह, है ना, हाँ वही, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेपराइजेशन, बॉइलिंग और इवापोरेशन। तो पहले बॉइलिंग होगी, लिक्विड में चेंज होगा, फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, और द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का कितना है सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। इसका कम है, बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है एल्कोहल। तो आप देखो अल्कोहल थोड़ा उड़ भी जाता है, पानी इतनी जल्दी उड़ता नहीं है, इवोपरेट नहीं होता, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अब मैंने बात करने वाला हूँ कंडेंसेशन की और फ्रीजिंग की। तो कंडेंसेशन क्या होता है, जब पानी गिरता है तो कंडेंस होता है, मतलब वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और जब गैस यानी वेपर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, दिमाग में रख लेना, सब्लिमेशन। मेरे दिमाग में नहीं था, चलो। गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस वेपर्स टू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जस्ट लाइक मैंने कहा ना कि वाटर साइकिल के अंतर्गत क्या होता है, जब पानी गिरता है तो वाटर साइकिल में जब पानी इवोपरेट होता है, फिर पानी कंडेंस होता है, फिर नीचे आता है, तो कंडेंसेशन के बाद ही पानी नीचे आ सकता है, ठीक है। कंडेंसेशन इन रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, स्टीम, फिर इसके बाद वाटर, और स्टीम कन्वर्टेड इनटू, और वो वाटर साइकिल में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर्स फॉर्म ड्यू टू द इवापोरेशन राइजेस अप इन द टेम्परेचर एंड इज लॉस्ट, सो वेपर्स कंडेंस टू लिक्विड एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, और फिर वो क्लाउड वापस से कंडेंस होकर क्या होते हैं, पानी नीचे आता है। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बहुत कम करना ताकि वो सॉलिड स्टेट में पहुंच जाए, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। और जब कोई चीज़ फ्रीज होना शुरू होती है यानी सॉलिड में तब्दील होना शुरू करती है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर एट विच द मटीरियल या मैटर स्टार्ट फ्रीजिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगेन 0 डिग्री सेल्सियस, उससे कम करोगे तो वो सॉलिड में तब्दील होना शुरू हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है मेरे ख्याल से। फिर हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम डिस्कशन बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना।
मेरे ख्याल से आपको केमिस्ट्री का ये चैप्टर भी समझ में आता चला जा रहा है, बोलो हाँ या ना। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसके कंटिन्यूसली जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ आपको, उसको आप एक दो बार देख लिया करो रिपीट करके। मेरे को लगता है रिवीजन बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो की खास बात यह है, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।